नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर सुभानअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। Assalamu alaikum and a very warm good evening to all of you. I hope all of you will be enjoying the blessing of Ramadan in a good health. If you remember, in Friday lecture, we did discuss how to calculate the osmolarity of parenteral nutrition, and on the basis of this, we can calculate the osmolarity of any IV admixture, provided we are aware with the osmolarity of all the finished product which we are using for our IV admixture, including TPN. So far, if you have any question from parenteral nutrition, its calculation, energy workup, and osmolarity. And I also gave you an assignment. Yes. आपको इसके मतलब रेफरेंस में बता देंगे ताकि हम एक दफा उससे गो थ्रू हो लें। बुक्स का रेफरेंस? हाँ जी। बुक्स में इसमें जो मेन आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और फॉर्मुलेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, उसके लिए आप जो है रॉजर वाकर क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स नंबर 1, नंबर 2 शार्जल कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू CPR शार्जल, उसमें IV एडमिक्सर्स का एक सेक्शन है। जो एक लेक्चर आपका एक टॉपिक 10th में है सेफ यूज ऑफ इंटरवीनियस ड्रग्स, उसमें जो हमने हैजर्ड्स एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पेरेंटल थेरेपी, उसकी भी रिलेटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा और पेरेंटल न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी मिल जाएगा। तो पहली बुक मैंने आपको बताई है क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स, रॉजर वाकर, वो सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों आपके पास अवेलेबल हैं। नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू और CPR बाय शार्जल। नंबर 3 आपने आपकी डोजेज फॉर्म में कैलकुलेशंस का एक टॉपिक होता है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। उसके लिए जो आपकी टेक्स्ट बुक आपको रिकमेंडेड थी वो एनसेल की फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस की, तो उसके अंदर भी जितने भी ये ऑस्मोलैरिटी, एलिगेशन मेथड, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, ये सारी उसमें बाकायदा चैप्टर्स दिए गए हैं। आप अगर कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो उस बुक को कंसल्ट करें। नंबर 4 जो अमेरिकन सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेरेंटल एंड इंटीरियर न्यूट्रिशन, ASPEN, आई रिपीट, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेरेंटल एंड इंटीरियर न्यूट्रिशन। आप गूगल करें, उसकी वेबसाइट पे चले गए तो सारी गाइडलाइंस जो हैं पेरेंटल न्यूट्रिशन की भी और इंटीरियर न्यूट्रिशन की भी उसके ऊपर मौजूद हैं। आप वहां से देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या गाइडलाइंस कह रही हैं। नंबर 5 आपको क्लिनिकल मेडिसिन की बुक्स देखनी पड़ेंगी। पीडियाट्रिक्स के लिए नेल्सन टेक्स्ट बुक ऑफ पेडियाट्रिक्स, आई रिपीट, नेल्सन टेक्स्ट बुक ऑफ पेडियाट्रिक्स, ये मेडिसिन की या आप कहें थेरेप्यूटिक्स की बुक है, जो पेडियाट्रिशियंस जो हैं FCPS के, वो इसको कंसल्ट करते हैं। जितनी भी ड्रग से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, थेरेप्यूटिक्स, पेरेंटल न्यूट्रिशन, सारी गाइडलाइंस इसके अंदर मौजूद हैं। ये बुक टेक्स्ट बुक कंसिडर की जाती है। जिस तरह हम फार्माकोलॉजी के लिए गुडमैन गिलमैन है, इसी तरह ये बच्चों में पेडियाट्रिक्स की मेडिसिन की टेक्स्ट बुक है। एडल्ट्स के लिए पेरेंटल न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, गाइडलाइंस क्या कहती हैं, डोजेस क्या होती हैं, तो 2 बुक्स हैं। उसमें एक है आपकी क्लिनिकल मेडिसिन कुमार एंड क्लार्क एंड क्लिनिकल मेडिसिन डेविडसन। Clinical medicine by Kumar and Clark, and second is clinical medicine by Davidson.
ये भी थेरेप्यूटिक्स की बुक हैं, जितने भी मेडिसिन के हैं स्पेशलिस्ट वो इन बुक्स को कंसल्ट करते हैं, इनकी गाइडलाइंस को। ये सारी बुक्स ऑनलाइन वेबसाइट्स फार्मेसी और मेडिसिन की बुक है। मेडिसिन से मुराद मेरी MBBS है। आप कंसल्ट करें, आपको ये सारी जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, सारी डिटेल्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक, इन बुक्स और रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या कोई बात पूछना चाहते हैं आप? नो इज इट सर। ओके? ओके, तो मैंने आपको अगर आपको याद हो लास्ट वीक से बताया कि पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किन पेशेंट्स को दी जाती है। फिर अगर आप एज अ फार्मासिस्ट IV मिक्सर रूम में काम कर रहे हैं या एसेप्टिक डिस्पेंसिंग में काम कर रहे हैं और आपने पेरेंटल न्यूट्रिशन बनानी है, चाहे वो अडल्ट है चाहे वो चाइल्ड है, तो आपको क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। नंबर 1, पेरेंटल न्यूट्रिशन ऑर्डर, जिस तरह प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर है, डॉक्टर आपको बताएगा मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए। उसको देखते हुए नंबर 2, आपने जो फिनिश प्रोडक्ट आपके पास कौन सी अवेलेबल है, उन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए सारे लेबल, और वो आपने एक्सरसाइज भी की, असाइनमेंट भी की। नंबर 3, आपने वार्ड में जाके पेशेंट की जो प्रोफाइल है वो सारी देखनी है कि आया जो ऑर्डर दिया गया है उसमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है, पेशेंट वेट दिया गया है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। अब एक चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जब आप वार्ड में जाके पेशेंट फाइल रिव्यू करेंगे, मेडिकेशन चार्ट और पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल जो है, आप मेडिकल प्रोफाइल रिव्यू करेंगे, तो आपने देखना है कि वेट ठीक है, उसके अलावा उसका रीनल और किडनी प्रोफाइल, सॉरी, लिवर प्रोफाइल कैसी है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, और कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या हैं, फिर उसकी जो है कौन सी मेडिसिन चल रही है, स्पेशली पैरेंटल्स में कौन से डाइल्यूट्स के साथ जा रही है, कितना वॉल्यूम या कितना इलेक्ट्रोलाइट्स या डेक्सट्रोज वहां से जा रहा है। तो आपने क्लिनिशियन से मिलकर कंफर्म करना है कि जो TPN का या पेरेंटल न्यूट्रिशन का ऑर्डर आपको दिया गया है, क्या वो एज इट इज कंपाइल करना है, वो टोटल डेली रिक्वायरमेंट है, और उसमें से डॉक्टर ने जो फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या सब्सट्रैक्ट किए या नहीं किए। अगर किए हैं, दैट्स ऑसम। अगर नहीं किए तो वो आपने डिडक्ट करने हैं। अगर आप फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आप डिडक्ट नहीं करेंगे तो पेशेंट मेटाबॉलिक स्ट्रेस में चला जाएगा, हाइपरवोलीमिया में चला जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपरकैलीमिया हो सकता है, हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। मीन्स टू से जो भी न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में चला गया पेशेंट की डेली रिक्वायरमेंट से, तो आप जानते हैं जस्ट लाइक ड्रग ओवरडोज उसके एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। आपने प्रोडक्ट्स को देखते हुए ये चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपने फ्लूइड कैलकुलेट किए, फिर उनके अंदर से आपने देखा कि कितनी कितनी रिक्वायरमेंट हो रही है, फिर आपने एनर्जी कैलकुलेट की 1:25 नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी की रेशो देखते हुए, फिर आपने उसकी ऑस्मोलैरिटी लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट की। और पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऑर्डर के ऊपर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि वो रूट डिफाइन करेगा। क्लिनिशियन आपको रूट बताएंगे कि ये पेरेंटल न्यूट्रिशन पेरिफेरल रूट से देने के लिए है या सेंट्रल से देने के लिए है। अगर पेरिफेरल से है तो आपने ऑस्मोलैरिटी जो है 300 टू 900 मैक्सिमम मिली ऑस्मोल पर लीटर तक आपने रखनी है। अगर इससे ज्यादा हो रही है तो दो सूरतें है। फर्स्ट, आप या तो न्यूट्रिएंट्स को डॉक्टर से कंसल्ट करके कम करें या उसका वॉल्यूम बढ़ा दें, चाहे वो मेडिसिन से कम करें या वैसे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें। तो ये दोनों सूरत हाल फिर आपने डिस्कस करनी है बिफोर कंपाउंडिंग TPN। पेरेंटल न्यूट्रिशन बताने से पहले ये चीज़ें डिस्कस करनी है। ये नहीं है कि वो कहें क्लिनिशियन की, जी नहीं मैंने तो पेरिफेरल रूट में ही देना है,
और आप ऑस्मोलैरिटी उसकी 900 से अबव दे दें, इट्स यूजलेस। तीसरी सूरत हाल ये भी हो सकती है कि अगर आप उससे कंसल्ट कर लें और उसे बताएं कि 1 या 2 दिन हम मिनिमम न्यूट्रिएंट्स के साथ पेरिफेरल रूट से दे देते हैं, बट मीनवाइल स्विच फ्रॉम पेरिफेरल टू सेंट्रल रूट। आप क्लिनिशियन को बता दें कि आगे आने वाले दिनों में डे 4-5 में जब न्यूट्रिएंट्स हम एड ऑन करेंगे, इसकी ऑस्मोलैरिटी विद दिस वॉल्यूम एक्सीड हो जाएगी। आप मीनवाइल पेशेंट को ऑपरेट करके सेंट्रल लाइन पास करें। अगर आप चाहते हैं कि पेरेंटल न्यूट्रिशन लॉन्ग टर्म के लिए देनी है और हमने न्यूट्रिएंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐड ऑन करने हैं, तो फिर ऑस्मोलैरिटी इसकी पेरिफेरल रूट से सूटेबल नहीं रहेगी, ऑस्मोलैरिटी इसकी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ये मेरी बात? तो ये पेरेंटल न्यूट्रिशन स्लोली बिल्ड अप करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एनर्जी ऐड ऑन करते हैं, बट इफ द वॉल्यूम रिमेन सेम, दैट वुड रिमेन सेम। वॉल्यूम तो नहीं बढ़ता, जो डेली रिक्वायरमेंट होती है फ्लूइड की वो तो रहती है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन होते रहते हैं। तो अब आपने ये चीज़ें क्लिनिशियन के साथ जो उसका कंसल्टेंट है डिस्कस करके आपने एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये रोल प्ले करना होता है। ठीक हो गया जी। आज हम बात करते हैं कि लेबल आपने जो पेरेंटल न्यूट्रिशन कंपाउंडिंग कर दी है, आप लेबल बनाएंगे उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आएंगी। जस्ट लाइक ऑल अदर मेडिसिन, सबसे पहले तो उसकी जो प्रोडक्ट है आप लिखेंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन है, फिर आप इस पे पेशेंट नेम आएगा, ये लिखते जाएं, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। पेशेंट नेम, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, वार्ड नेम। समटाइम एक ही नाम के पेशेंट एक वार्ड में 2 हो सकते हैं, ये ना हो कि मिक्स हो जाए। तो पेशेंट मेडिकेशन, दैट इज medication record number is an exclusive number just like your CNIC, ये मेंशन करना जरूरी है। वार्ड नेम, देन डेट ऑफ कंपाउंडिंग, डेट एंड टाइम ऑफ कंपाउंडिंग आपने बताना है कि 10th ऑफ May 4 PM ये बनाई गई, बिकॉज इट्स स्टेबिलिटी इज 24 और 48 आवर्स, डिपेंड्स कि ये 2 in 1 है या ऑल इन 1 है। आपने डेट एंड टाइम ऑफ कंपाउंडिंग जरूर मेंशन करना है। एंड सेकेंडली, जस्ट लाइक अदर IV reconstitution, do mention that do not use this parental nutrition after, let's say, 11th May 4 PM। मतलब आपने बाज़-औक़ात लिखते हैं ना कि ये डेट एंड टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये है, बट इट्स स्टेबल फॉर 48 और 24 आवर्स। अदर वे अराउंड आप उसके ऊपर बॉक्स में जिस तरह वार्निंग साइन देते हैं, डू नॉट यूज दिस पेरेंटल न्यूट्रिशन और IV मिक्सर आफ्टर 4 PM 11th May। जो भी देखेगा, चाहे उसमें रिमेनिंग रह गई है या यूज हो चुकी है, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद आपने अब इसके ऊपर बताना है जस्ट लाइक कंपोजिशन ऑफ ऑल अदर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। आप पेशेंट वेट उसके ऊपर मेंशन कर देंगे, नेम आ गया था, पेशेंट वेट भी लिखेंगे कि वेट किस वेट के मुताबिक ये सारी चीजें कैलकुलेट की। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया 25 kg। अब नीचे क्या आपने लिखना है, जिस तरह पेरेंटल न्यूट्रिशन ऑर्डर आपको मिला था, आपने उसकी कंपोजिशन बतानी है। कैसे बतानी है? डॉक्टर मोस्टली अपनी गाइडलाइन जब देखें तो वो कोई भी ड्रग, कोई भी न्यूट्रिएंट है, वो पर केजी बेसिस पे उसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि गाइडलाइन में, बुक्स में लिखा ही ऐसा होता है कि ये ड्रग है इतने मिलीग्राम पर केजी पर डे से देनी है, ये ड्रग है इतने माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से देनी है। उनको इस तरह गाइडलाइंस में बाकायदा इंडिकेशन से मिला होता है। आपने भी फॉर ईज टू बी मोर प्रैक्टिकल इसी तरह लेबल बनाना है। जो आपने कैलकुलेट की थी पेरेंटल न्यूट्रिशन, अब आप उन्हें उसका लेबल बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे? आप प्रोटीन लिखेंगे। प्रोटीन किस तरह दी गई थी? 1.5 ग्राम पर केजी पर डे लिख दें। नंबर 2, ये आपका 24 आवर्स पर डे लिख देंगे, ऑब्वियसली इट मींस फॉर 24 आवर्स। देन आप लिखेंगे सोडियम कितना था, 4 MEQ पर केजी पर डे। पोटेशियम कितना था, 1 MEQ पर केजी पर डे। कैल्शियम कितना था, 350 मिलीग्राम पर केजी पर डे। लिपिड कितना दिया गया, आपने बताया 1 ग्राम पर केजी पर डे।
टोटल वॉल्यूम कितना है? अगर ये आपने 24 आवर्स के लिए बनाई है तो कितना था? 2500 ml। ये पेरेंटल न्यूट्रिशन के साथ ही ब्रैकेट में लिख दें 2500 ml स्लैश 24 आवर्स। ठीक हो गया जी। उसके नीचे अब आपने इसका रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देना है। आप आईवीएन मिक्सर है, इसका रेट बताएंगे 2500 ml फॉर 24 आवर्स। कितने ml पर आवर इसका रेट होगा? कैलकुलेट करें, टेक्स्ट करें मुझे, कितने ml पर आवर इसका रेट होगा? 624 24 hours. Yes. 100 and 141. 140 104 something. 140 104 ml पर आवर। देखें 2500 ml को 24 पे डिवाइड करें तो 104 बनता है। ठीक Yes, है, sir. 104 ml पर आवर आप लिखेंगे रेट। अब आपने अगर इसके साथ कंपाउंडिंग की है और उसके साथ ड्रिप सेट लगा दिया है, आईवी सेट, ठीक है, आईवी सेट के साथ कितने ड्रॉप्स पर मिनट इसका रेट होगा? अब ये कैलकुलेट करके ब्रैकेट में लिखना होगा आपने, इतने ड्रॉप्स पर मिनट। अब आपकी नेक्स्ट फौरन ये आप कैलकुलेट करें कि 104 ml पर आवर रेट हो, आईवी सेट लगा हो, तो कितने ड्रॉप्स पर मिनट उसका रेट होगा? हरी आप 34. शाबाश। 34 और 35 आप राउंड ऑफ करके कह दें 35 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, 34 और 35 ड्रॉप्स पर मिनट मीन टू से, ये आपने लिख देना है 104 ml पर आवर ब्रैकेट में 34.7 मीन 35 ड्रॉप्स पर मिनट, और सिंपली आफ्टर एवरी 1 ड्रॉप इन एवरी 2 सेकेंड। जो बंदा कर रहा होगा ना वो उसको रोलर करंट के साथ बड़ी इजीली कर लेगा कि हर 2 सेकंड बाद एक ड्रॉप रफली गिरना चाहिए। वो कैलकुलेट कर रहा होगा दिल में 1 2 3 और ड्रॉप्स को एडजस्ट कर लेंगे। इन दिस वे parenteral nutrition just like any IV mixer will be precisely administered in 24 hours। अब ये आपने उसके ऊपर रेट एडमिनिस्ट्रेशन मेंशन कर दिया और ड्रॉप्स पर मिनट वही लिखेंगे जो आप डिवाइस लगाएंगे। अगर इसके साथ माइक्रोबिरोड लगा होता तो कितने ड्रॉप्स पर मिनट रेट होता? एग्जैक्टली जितने ml पर आवर होगा उतने ही ड्रॉप्स पर मिनट होगा। 104. सिंपली क्योंकि 1 ml 60 ड्रॉप्स में कन्वर्ट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सॉरी, 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 कैंसिल हो जाएगा और जितने ml पर आवर होगा उतना ही माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट रेट होगा माइक्रो मिनट्स के साथ। कैलकुलेट हो गया जी? ठीक। Yes, sir. अब अगली बात यह है कि अब आपने उसको एनर्जी बतानी है। टोटल एनर्जी पर डे कितनी जा रही है, टोटल एनर्जी पर केजी पर डे कितनी जा रही है, एंड टोटल एनर्जी टोटल नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी पर केजी पर डे कितनी जा रही है। आपने नीचे लिखना है टोटल एनर्जी, ठीक है, और आपने कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स सारे शामिल होंगे। अब आपने टोटल एनर्जी पहले तो प्रोटीन की से जो अमाइनो एसिड से जा रही थी, जो सारी कार्बोहाइड्रेट से जा रही है और जो सारी लिपिड से जा रही है, सारों को ऐड ऑन करें, कितनी आती है कैलकुलेट करें। हरी अप
देखिए बड़ा सिंपल सा है, अमाइनो ऑयल की एनर्जी आपने कैलकुलेट की थी 450। 450 अमाइनो ऑयल की एनर्जी थी इंक्लूडिंग सार्बिटोल एंड प्रोटीन। क्लियर? नंबर 2 लिपिड की एनर्जी थी 250। ठीक है। नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपने कितने ऐड किए थे? 100 एंड कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऐड किया गया था? कोई बताएगा? 125 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज। जी 125 इंटू 3.4, 1 ग्राम डेक्सट्रोज 3.4 ग्राम एनर्जी देता है। तो 125 इंटू 3.4 करें, कितना आता है? 425 आता है। अब तीन चीजें आपके पास सीधी सीधी आ गई हैं। 425 फ्रॉम डेक्सट्रोज, 250 फ्रॉम लिपिड एंड 450 फ्रॉम अमाइनो ऑयल इंक्लूडिंग सार्बिटोल एंड, तो ये बनती है 1025। 1125 या 1025 बनती है? 1125 बनती है। ठीक है। 1125 किलो कैलोरीज पर डे जा रही है, टोटल जा रही है ये एनर्जी। आप जब लेवल लिखेंगे तो टोटल एनर्जी लिखेंगे 1125 डिवाइडेड बाय 25। 25 वेट है ना, तो पर केजी, जब सारी चीजें पर केजी लिखें तो उसको भी पर केजी लिखें। तो 1125 डिवाइडेड बाय 25 कितना आता है? 45। अब आपने लिखना है 45 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, ये टोटल एनर्जी उसको जा रही है। समझ गए? टोटल एनर्जी मीन बोथ नाइट्रोजनस एंड नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी। अब आपने लेवल पे सिंपल ये लिखना है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 45 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। अब इसी के नीचे आपने लिखना है टोटल नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी, टोटल एनएनई लिख रहे हैं। अब टोटल एनएनई कितनी होगी? सार्बिटोल का 300 माइनस करते हैं, सॉरी प्रोटीन का, प्रोटीन कितना था? 150, 150। तो 1125 माइनस प्रोटीन एनर्जी वो 150 थी, तो कितना आ जाएगा? देखिए जी, प्रोटीन की एनर्जी सिर्फ 150 ग्राम थी। 1125 में से सिर्फ 150 माइनस करना है आपने, 550 क्यों कर रहे हैं? 975 आ जाएगा। 975 डिवाइडेड बाय 25, 975 डिवाइडेड बाय 25 जो वेट है, तो 39 किलो कैलोरी पर केजी पर डे ये नॉन नाइट्रोजनस जा रही है। अब पेशेंट जो क्लिनिशियन है वो लेवल देखेगा ना, तो उसको सारे न्यूट्रिएंट्स का पता चल जाएगा। इसको प्रोटीन इतनी जा रही है, पोटेशियम इतना जा रहा है, सोडियम इतना जा रहा है, कैल्शियम इतना जा रहा है, और टोटल फ्लूइड इतना जा रहा है, 100 ml पर केजी जा रहा है। और वो एनर्जी देखेगा तो उसको पता चलेगा कि जी अच्छा, इसको 45 किलो कैलोरी टोटल एनर्जी जा रही है और 39 किलो कैलोरी नॉन नाइट्रोजनस एनर्जी जा रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? रेड नर्स देखेगी तो वो कहेगी जी 104 ml पर आ रहा है या 5 ड्रॉप्स पर मिनट है, नर्स भी लगा देगी। नर्स या डॉक्टर या फार्मासिस्ट देखेगा इसकी स्टेबिलिटी, वो कहेंगे अच्छा 11 मई को 4 PM के बाद नहीं यूज करना। सिंपल, उनको पता होगा कि ये कंपाउंडिंग कब हुई है, डेट भी लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपायरी भी आ गई। समझ रहे हैं मेरी बात? अब नेक्स्ट चीज आपने इसमें जो लिखनी है वो, जिस तरह काशनरी लेवल में आपने कहा था कि इस तरह इससे ज्यादा नहीं देना, अब आपकी एक चीज रह गई है कि इसको डेक्सट्रोज कितना जा रहा है, डेक्सट्रोज कितने ग्राम पर केजी पर डे जा रहा है। आप उस तरह भी लिख सकते हैं या मिलीग्राम पर केजी पर मिनट भी जा सकते हैं। कुछ गाइडलाइन कहती हैं ग्राम पर केजी पर डे, कुछ गाइडलाइन कहती हैं कि कितने मिलीग्राम पर केजी पर मिनट, ये भी दिया जा सकता है। तो आपने उसको डेक्सट्रोज कितना दिया है? 125। 125 को 25 पे डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 5 ग्राम पर केजी पर डे सिंपल आ सकता है। आप लिख सकते हैं कि उसको डेक्सट्रोज आज 5 ग्राम पर केजी पर डे से दे रहे हैं। अगर ये मिलीग्राम पर केजी पर मिनट हो, कोई कैलकुलेट कर सकता है? कैलकुलेट दिस डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन इन मिलीग्राम पर केजी पर मिनट। तो
5 ग्राम है इंटू 1000, 5000 मिलीग्राम, ठीक है, पर केजी जा रहे हैं पर डे में। तो 5000 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60, 3600। 5000 डिवाइडेड बाय 3600 कर दें तो आपके पास आ जाएगा कि 1.4 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट ये डेक्सट्रोज जा रहा है। आप डेक्सट्रोज जिस तरह कैलकुलेट कर दिए कि कितने मिलीग्राम पर केजी पर मिनट जा रहा है, अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि पेशेंट की कार्बोहाइड्रेट के साथ कितनी रिक्वायरमेंट है, इस तरह कोई भी ड्रग है ना, वो आप मिलीग्राम पर केजी इन्फ्यूजन, जब कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चल रही होती है तो आप बता सकते हैं कि कितनी पर मिनट के हिसाब से, कितनी पर आवर के हिसाब से जा रही है, समझ रहे हैं? तो आप 5 ग्राम पर केजी पर डे भी लिख सकते हैं या 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर मिनट भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। डॉक्टर कैसे चाहता है आप वैसे ही उसको लेबल पे दें। ठीक हो गया जी। अब नीचे कुछ काशनरी लेबल्स ये आ जाएंगे, डू नॉट डिटैच आईवी सेट फ्रॉम दी आईवी पेरेंटल न्यूट्रिशन कंटेनर, ये लिख दें कि इसके अंदर आईवी सेट को डिटैच ना करें इन द वार्ड, ओपन कर देंगे, क्लोज सिस्टम खत्म, नो यूज। उसके अलावा और क्या देखेंगे, डू नॉट ऐड एनी मेडिसिन इनटू दिस कंटेनर ड्यू टू कंपैटिबिलिटी इश्यूज। आपने मेंशन कर देना है कैटेगरी, क्योंकि नर्सेज अक्सर यही करती हैं, मेडिसिन दे देते बाजू का ऐड कर देती हैं, चलो जी ब्रेक करें। डू नॉट ब्रेक, डू नॉट break, do not add any medicine into parental nutrition container, do not detach IV set or any parental giving set from the container. Then do not administer in case of precipitate formation or color change. अगर ये 2-in-1 है, ये ग्लूकोज बेस्ड सिस्टम है ना, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, लाइट सा येलो हो जाएगा, अमाइनो ऑयल का कलर थोड़ा सा येलोइश होता है क्योंकि उसमें विटामिन कुछ ऐड होते हैं। Do not administer parental nutrition in case of precipitate formation, coalescence or unusual color change. अगर कोई ऐसा हो जाता है तो ये भी लिखा जाता है कि अगर इसका कलर चेंज हो गया, इसमें प्रेसिपिटेट बन जाए, लम्प्स आ गए, इसको बिल्कुल रोक दें, ठीक है। बाकी तो नर्सेस को पता होता है, इन केस ऑफ शिवरिंग, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है, किसी भी ड्रग से हो सकती है, किसी न्यूट्रिएंट से हो सकती है, तो वो फौरन डिसकंटिन्यू कर देती है। ये तो हो गया जी आपका लेबल कि आपने पेरेंटल न्यूट्रिशन बना के भेजनी है, तो लेबल क्या हो गया। फिर टीपीएन की एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटिन्यूस होती है, इसको कहते हैं कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन, जो 24 घंटे चलती है। एक होती है इंटरमिटेंट आईवी इन्फ्यूजन्स। इंटरमिटेंट आईवी इन्फ्यूजन को बता सकता है इंटरमिटेंट आईवी इन्फ्यूजन कौन सी होती है, कोई एग्जांपल बता दें। जितनी भी एंटीबायोटिक्स आप दे रहे होते हैं, हाँ, जिस तरह सेफ्ट्रैक्सोन है, मेरोनम है, वैकोमाइसिन है, जो 1 घंटे या आधे घंटे या 1.5 घंटे के लिए मैक्सिमम चल रही होती हैं, उनको कहते हैं इंटरमिटेंट आईवी इन्फ्यूजन। इंटरमिटेंट विद गैप्स, विद इंटरवल्स, के हर 6 या 8 घंटे बाद आप 1 घंटे के लिए ये इन्फ्यूजन लगा रहे हैं, उनको हम कहते हैं इंटरमिटेंट आईवी इन्फ्यूजन। सो ऑल दी आईवी or parentals which are being given in short infusion, उनको हम कहते हैं intermittent IV infusion। जो TPN है ये continuous IV infusion है। कोई ड्रग बता सकते हैं जो continuous IV infusion के तौर पे दी जाती है? इंसुलिन, डोपामिन, डिब्यूटामिन, ये जो होती हैं इन्फ्यूजन 24 आवर चलती है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है, इसलिए बी क्लियर रिगार्डिंग मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैंने आपको बताया कि टीपीएन कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन होती है, इंटरमिटेंट आईवी इन्फ्यूजन वो होती है जो ड्रग्स 60 मिनट, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए दे रहे हैं, फिर इंटरवल्स में दे रहे हैं। टीपीएन एक और वे से भी दी जाती है, अगर आप ये रॉजर वाकर ये गाइडलाइंस देखेंगे, उसको कहते हैं साइक्लिक आईवी इन्फ्यूजन। वो ऐसे पेशेंट जो होम बेस्ड होते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म देनी होती है, उनको
सारा दिन तो वो ड्रिप नहीं लगा सकते, उन्होंने अपनी कोई रूटीन लाइफ एक्टिविटीज भी करनी होती है। उनको कहा जाता है कि 8 घंटे इन्फ्यूजन दे दें टीपीएन बजाय 24 आवर के। तो ऐसी इन्फ्यूजन को साइक्लिक आईवी इन्फ्यूजन कहते हैं, यानी साइकिल्स में दिया, 8 घंटे के लिए दे दिया एक साइकिल, ठीक है, बाकी जो है वो अपनी रूटीन लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक मेरे ज़हन में था कि कल आप देखें तो आप ये भी इन्फ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीज़ देखिएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आप लोगों के ज़हन में? आप लोगों को असाइनमेंट जो दी गई थी कि सपोज वैल्यूज दी थी कि आप खुद कैलकुलेट करें, क्या आपने टेपियन उसके कैलकुलेट कर पाए हैं? कोई इशू तो नहीं हुआ? यस सर, कर लिए सर। असाइनमेंट दी थी आपने कि जिस आपने ये कहा था कि आप खुद ही अपने तौर पे करें। ठीक है, अगर आप ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, बिलीव मी, आप कहीं भी चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप उन्हें कहें कि हमें किसी पेशेंट की टीपीएन आपने बनवानी है, मुझे बताएं, मैं आपको बना देता हूँ। आप सिर्फ उनसे कहें कि ये प्रोडक्ट्स आपके पास प्रोटीन की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, लिपिड्स की अवेलेबल हैं, आप उन्हें कहें मुझे लेबल दे दें, ये प्रोडक्ट्स मेरे सामने रखें, आपको क्या चाहिए, डॉक्टर चाहे ग्राम बेस पे कहे, मिलीग्राम बेस पे कहे, आपने सिंपल क्या करना है, ऑर्डर देखना है, प्रोडक्ट्स देखनी है। ये जो मेथड आपने बेसिक अप्लाई किया है ना, इसको अप्लाई करके आप टीपीएन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ये कर पाए हैं तो यू विल नॉट हैव एनी इशू इन एनी हॉस्पिटल। किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, सिर्फ आपको क्या चाहिए होगा कि लेमिनार फ्लो हुड हो, या जिसमें वो डिस्पेंसिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एसेप्टिक डिस्पेंसिंग होती है, आप मिक्स कर सकते हैं, आप बना के उसको टीपीएन दे सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में अगर लेमिनार फ्लो हुड है, और जितने भी ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल इन सब में लेमिनार फ्लो हुड होता है, आपकी लैब में नीचे देखें, आईपीएस में भी पड़ा हुआ है, तो उसमें सिंपल क्या करना है कि एसेप्टिक टेक्निक यूज करते हुए आपने मिक्स कर देना। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको कुछ फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैटिबिलिटी इशू, जो सेफ यूज ऑफ इंटरवीनियस ड्रग है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कंपाउंडिंग से रिलेटेड कुछ कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम बताऊंगा, क्या इशू हो सकते हैं, कंपाउंडिंग किस तरह करते होते हैं, थोड़ी सी टेक्निक्स आपको समझाऊंगा। ठीक हो गया? ताकि आप हॉस्पिटल में जाएं तो कोई सी भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ पैरेंटल न्यूट्रिशन, आप कोई भी आईवी एडमिक्सर बना सकते हैं, आप डाइल्यूट कोई से भी यूज करके बता सकते हैं कि कैसे हमने करना है। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, टिल देन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।